हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू डिफेंस वाइब। हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी फॉर CDS NDA 2 2023 का रिजल्ट आ चुका है। जिसका क्लियर हुआ उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो बेसिकली अब हम लोग यहाँ बात करेंगे ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। किसके बारे में? ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। अपवाह तंत्र। पहले तो सबसे पहले यही जानना होगा कि अपवाह तंत्र क्या होता है। अपवाह तंत्र उससे बोलते हैं जैसे कोई नदी है, उसकी सहायक नदी है, कहाँ बह रही है? धरातल पर, पृथ्वी पर, ऑन सरफेस ऑन अर्थ, पृथ्वी की सतह पर बहती हुई किसी बड़े रिसोर्स ऑफ वाटर में गिरे, जहाँ पानी इकट्ठा हो। ओशन हो सकता है, सी हो सकता है, झील हो सकती है, लेक हो सकती है, उसे क्या बोलते हैं? अपवाह तंत्र बोलते हैं। ड्रेनेज सिस्टम क्या है? व्हेन ए रिवर एंड मे बी देयर ट्रिब्यूटरीज गोइंग इन ए ओशन एंड लेक पोटेड, मतलब उसमें जाएंगी, उसे क्या बोलेंगे? अपवाह तंत्र बोलेंगे। जैसे आप देख सकते हैं, निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को, तो नदी है, उस ट्रिब्यूटरी है, कहाँ बह रही है? सरफेस पे बह रही है, तो क्या हो गया? अपवाह तंत्र हो गया। सो बेसिकली इंडिया में दो अपवाह तंत्र काम करते हैं। अपवाह तंत्र को हम दो भागों में बांटेंगे इंडियन अपवाह तंत्र को। सो पहला होगा हिमालयन नदियाँ। पहला क्या होगा? हिमालयन नदियाँ। हिमालय वाली नदियाँ। और दूसरा प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय नदियाँ, यहाँ पे दो प्रकार से हमने हमारी नदियों को बांट दिया गया है। तो हिमालयन नदियाँ होंगी, वो एक दो प्रकार की होंगी। एक तो पूर्व उत्पन्न नदियाँ, जो हिमालय से भी पुराना है। पूर्व उत्पन्न में क्या है? हिमालय से भी पुरानी होंगी। इसमें 4 प्रकार की नदियाँ होंगी, तो हम उन चारों प्रकार के बारे में बातें करेंगे। और एक होगा गैर पूर्व उत्पन्न। इसका दूसरा पार्ट होगा, वो होगा गैर पूर्व उत्पन्न, यानी हिमालय से भी युवा, अभी जो नई नदियाँ बन रही हैं वो। अब हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय नदी के बारे में। ये नदियाँ क्या है? कुछ नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं, मतलब ये इंडिया है हमारा, बहुत प्यारा हमारा इंडिया। कुछ नदियाँ इधर पश्चिम की ओर बहेंगी, कुछ नदियाँ पूर्व की ओर बहेंगी। इधर क्या है? अरेबियन सी। इधर क्या है? बे ऑफ बंगाल। ये हिंद महासागर, ठीक है। तो कुछ नदियाँ अरब सागर में गिरेंगी, कुछ बे ऑफ बंगाल में गिरेंगी। तो इस आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो इन चीज़ों को याद रखना। अब हम आगे अपवाह तंत्र मैंने आपको बता दिया क्या होता है। अब हम आगे बात करते हैं हमारे अपवाह तंत्र किस तरह क्या काम करता है उसके बारे में। मैंने अभी आपको नदियों को 4 प्रकार बताए थे पीछे। किस चीज़ में? पूर्वोत्पन्न हिमालय से नदी निकल रही थी, उनके 4 प्रकार थे। उसमें पेड़ की शाखा के अनुरूप निकलेंगी जो नदियाँ, प्रतिरूप पेड़ की शाखा के अनुरूप निकलेंगी, उसे प्रतिरूप नदी कहा जाएगा। क्या कहेगा? प्रतिरूप नदी। पेड़ की शाखा, लाइक दैट। ये कोई नदी है इस तरह से, ठीक है। प्रतिरूप नदी कैसे कहेंगे? जो पेड़ की शाखा के अनुरूप निकलेंगे, क्या कहेंगे उन्हें? प्रतिरूप नदियाँ। मैंने आपको बताया किस तरह से निकलेंगे पेड़ की शाखा के अनुरूप। दूसरा प्रकार हुआ वह नदियाँ जो इन नदियों में क्या होगा? अरीय प्रतिरूप में, कि कोई बड़ी रिवर है इस तरह से, उसमें छोटी नदियाँ से आके मिलेंगी इस तरह से, ठीक है। तो उसको याद रखना। तीसरा प्रकार की नदियों में क्या होगा? जालीनुमा में, कि ऐसे होंगी नदियाँ, ऐसे मिल जाएंगी। कैसे मिलेंगी? ऐसे। इसमें सहायक नदियाँ, मतलब जाली की तरह बनी होंगी सहायक नदियाँ इस तरह से, ठीक है। चौथी प्रकार की नदियों में क्या होगा? कि एक केंद्र बिंदु होगा, उसमें सारी नदियाँ आके मिलेंगी झील या गर्त में, ठीक है। तो चौथे 4 प्रकार की नदियाँ बता दी। एक पेड़ की तरह इस तरह से, एक इस तरह, एक इस तरह और एक इस तरह, ठीक है। इनको याद रखना। आप डायग्राम में याद रखना, आपको चीज़ें अपने आप याद आ जाएंगी। क्या याद रखोगे? डायग्राम याद रखोगे तो चीज़ें अपने आप आपको आ जाएंगी।
अब हम बात करते हैं हमारे आगे जो हमारा अपवाद तंत्र है उसके बारे में। अब हमारा पहला स्टार्ट करते हैं हम हिमालयन वाला हिमालय अपवाद तंत्र। आज हम यहाँ बात करेंगे बेसिकली दो नदियों के बारे में, एक तो सिंधु, एक गंगा, तीन नदियों के बारे में बात करेंगे, सॉरी, एक ब्रह्मपुत्र। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे और बाकी जो हमारी नॉन हिमालयन नदियाँ हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो इन पे बात करने से पहले आप लोग पहले वाला जो चीज़ें हैं उनको रिवाइज करिए कि मैंने आपको क्या बताया। जो हिमालयन अपवाद तंत्र है बेसिकली तीन नदियों पे बेस्ड है। किन पे बेस है? तीन नदियों पे बेस है। इसका बेस कहाँ है? तीन नदियों पे। पहला क्या है? सिंधु, इंडस, गंगा, तीसरा ब्रह्मपुत्र। क्या याद रखोगे? कितनी नदियों पे बेस्ड है? तीन नदियों पे, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, गंगटिक और ब्रह्मपुत्र। इसकी ज्यादातर लेंथ है वो चाइना में है, ये पाकिस्तान में जाती है, ये हमारे इंडिया में जाती हुई बांग्लादेश में चली जाती है। ठीक है, आपने पेन के साथ साथ देखा होगा ये तीनों नदियाँ 12 महीने बहती हैं। क्यों बहती हैं 12 महीने? 12 महीने बहती हैं। क्यों बहती हैं? क्योंकि इनका निर्माण है वो बर्फ़ के पिघलने से होता है। किसका? आइस के पिघलने से। तो ये बहुत बड़े महाखंडों का निर्माण करती हुई जाती हैं और आगे जाके एक खादर, बांगर, जलोढ़, ये मैंने बताया था, उस तरह से जलोढ़ का निर्माण करती हैं जो कि बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है। फर्टाइल होगा तो वहाँ बहुत ज़्यादा पीपल डेंसिटी मिलेगी, क्योंकि जहाँ चीज़ें फर्टाइल होंगी वहीं लोग ज़्यादा रहेंगे। तो ये चीज़ याद रखो। अब हम बात करते हैं हमारी सिंधु नदी के बारे में। किस नदी के बारे में? सिंधु नदी के बारे में। तो हमारे मैप से शुरू करते हैं हम लोग। हाँ, सिंधु नदी के बारे में। ठीक है, सिंधु नदी। सिंधु जो नदी है हमारी वो एक महत्वपूर्ण अपवाद तंत्र है हमारे भारतीय प्रायद्वीप का। भारतीय प्रायद्वीप का एक महत्वपूर्ण अपवाद तंत्र है। क्या है? महत्वपूर्ण अपवाद तंत्र है। सिंधु नदी की जो लंबाई है, लंबाई कितनी है? 2800 किलोमीटर। कितनी है? 2800 किलोमीटर। और भारत में इसकी लंबाई कितनी है? भाई इंडिया लिख रहा हूँ, भारत नहीं, कहीं मोदी जी मुझे बैन कर दे। इतने किलोमीटर इंडिया में है इसकी लंबाई। और इसका जो जल संग्रहण का क्षेत्र है, जल संग्रहण का क्षेत्र वो कितना है? 11,65,000 11,65,000 वर्ग किलोमीटर। कितना? 11,65,000 वर्ग किलोमीटर। क्या है? इसका जल संग्रहण क्षेत्र है। और इंडिया में कितना है? इंडिया में है 3,21,284 वर्ग किलोमीटर। या ये आपको ये देखो, ये दिया हुआ है यहाँ पे 200,
ये लिखा हुआ है 289 लिखा हुआ, तो आपको यही याद रखना है, ठीक है। मैंने कहीं और से पढ़ा है तो मैं वहाँ का बताया, यहाँ पे लिखा है 1165, ठीक है, देखो सेम है। तो ये मैंने बात की इसके किसके बारे में, सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी का उद्गम है वो कहाँ है, ये कैलाश तिब्बत वाला जो हमारे कैलाश पर्वत है, हमारे शिव शंभू जी के जो स्थान है ना, वहाँ पे भोकरचू जो वो है, भोकरचू ग्लेशियर है, भोकरचू कहदर्रा है, वहाँ से ये इसका उद्गम होता है। कहाँ से उद्गम होता है, भोकरचू से। 31 डिग्री 15 मिनट से 80 डिग्री 40 मिनट के पूर्व से होता है। कितनी ऊंचाई पर है, 4164 किलोमीटर की ऊंचाई पे ये स्थित है। इसे क्या कहा जाता है, शेरमुख और सिंगी खबान भी कहा जाता है। यह लद्दाख की जास्कर श्रेणियों के बीच में उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई लद्दाख के बलूचिस्तान में गुजरती है। लद्दाख श्रेणी को काटते हुए जम्मू कश्मीर गिलगित बाल्टिस्तान जो हो, गिलगिट बाल्टिस्तान है हमारा। तो आपने कभी मैप देखा हो इंडिया का, तो एक पीओके होता है, एक गिलगिट बाल्टिस्तान होता है। हम बेसिकली हम क्या है कि हमारा जो गिलगिट बाल्टिस्तान है वो उसकी स्टोरी में कभी बाद में बताऊंगा आपको, गिलगिट बाल्टिस्तान क्यों बना, क्यों पाकिस्तान के अंडर में चला गया, वो सब चीज़ें मैं बाद में बताऊंगा आपको। समीप एक दर्शनीय माखन का निर्माण करती है। यह पाकिस्तान के चिल्लस के निकट दर्दिस्तान में प्रवेश करती है तथा सिंधु नदी की बहुत सारी सहायक नदियाँ किससे निकलती है, हिमालय पर्वत से निकलती है, जैसे शियोन, गिलगित, जास्कर, हुजा, नुब्रा, सिंगार, गास्टिंग, द्रास। यह नदी अंगटक के निकट पहाड़ियों से बाहर निकलती है और जहाँ दाहिने तट पर काबुल नदी इसमें मिलती है। काबुल नदी कहाँ मिलती है, पाकिस्तान में। कहाँ, कौन से तट पे, दाहिने तट पे। और ये कौन सी थी, बाएं तट वाली नदियाँ थी, और थी जो ये बाएं तट वाली नदियाँ थी, और ये कौन से, दाएं तट वाली नदी है। इसके दाहिने तट में मिलने वाली मुख्य सहायक नदियाँ खुर्रम, तोची, गोलम, वियोबा, संगर। ये सभी नदियाँ सुलेमान श्रेणियों के निकट निकलती हैं। सुलेमान श्रेणियाँ मैं आपको ना मैप बना के ना प्रॉपर थोड़ा सा कोशिश करूँगा समझाने की, अगर हो सका तो। और जेल इसकी जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो अभी आप बेसिकली ना पीछे वाले को ना एक बार नोट डाउन करो और उसको रिपीट करो, थोड़ी सी चीज़ों को क्या करोगे, रिपीट करोगे चीज़ों को। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं ना सिंधु की, वो भी पढ़ेंगे हम। इंडिया वाली साइड में हैं जो, कौन सी साइड वाली, इंडियन साइड वाली, जो पंजाब वाला क्षेत्र बनाती है हमारी, वो नदियाँ पढ़ेंगे, वो हम थोड़े अच्छे से पढ़ेंगे। ये देखिए, सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम, ठीक है। पंजाब बनाने वाली महत्वपूर्ण नदियाँ हम ये थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। ये हमारे क्या करती हैं, पंजाब का निर्माण करती हैं। सिंधु जम्मू और कश्मीर राज्य में बहती है। और कहाँ जाके मिलती है ये, सिंधु जम्मू और कश्मीर राज्य में बहती है। इंडिया में कहाँ बहती है, सिंधु नदी J&K में बहती है ओनली। क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिंधु नदी कौन कौन से राज्यों में बहती है, या फिर पूछ लेगा कि हमें यहाँ जाना है तो हम किस नदी को पार करके जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो अभी जो पंजाब बनाती हैं वो महत्वपूर्ण नदियाँ कौन सी हैं, सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम। अब हम इन तीनों नदियों के पांचों नदियों के बारे में हम पढ़ेंगे। झेलम, अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, झेलम के बारे में। झेलम नदी है, इसका उद्गम कहाँ से होता है, झेलम नदी का उद्गम है झेलम, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं। झेलम नदी का उद्गम वेरीनाग जो जल स्रोत है वहाँ से होता है। वेरीनाग कहाँ से होता है, वेरीनाग से। वेरीनाग स्प्रिंग्स, कहाँ से, स्प्रिंग्स मतलब झरना, ठीक है। वेरीनाग स्प्रिंग से क्या होता है, झेलम नदी का उद्गम होता है। ये कहाँ से कहाँ तक बहती है, दक्षिणी पूर्व भाग से होकर यह निचले ढलान स्थित होकर ये कहाँ बहती है, श्रीनगर से गुजरकर बारामुल्ला से बहती हुई वूलर झील में प्रवेश करती है। कौन सी झील में जाती है झेलम नदी, वूलर झील में। वूलर झील कहाँ जाती है, वूलर झील में। आपको पूछ सकता है कौन सी झील में जाएगी,
वुलर झील में। देखो ये रहा श्रीनगर में, श्रीनगर बारामूला से होती हुई कहाँ जाएगी, वुलर झील में। फिर क्या होगा, वुलर झील में से बहने के बाद में यह एक गहरे महाखंड का निर्माण करेगी, जो मुजफ्फराबाद, कहाँ से निकलेगा, मुजफ्फराबाद से निकलते हुए यहाँ कहाँ मिल जाएगी, पाकिस्तान के झंग में, पाकिस्तान का जो झंग स्थान है वहाँ जाके चेनाब नदी में मिल जाएगी। फिर यह चेनाब की सहायक नदी बन जाती है। अब हम बात करेंगे चेनाब नदी के बारे में। चेनाब नदी को पहले क्या बोलते थे, अक्षिनी। क्या बोलते थे इंडस टाइम में, अक्षिनी। और झेलम को क्या बोलते थे, विस्तृता, ठीक है, क्या बोलते थे, विस्तृता। यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, चेनाब नदी। चेनाब में कौन सी नदियाँ मिलती है, झेलम नदी, इस बात को याद रखना। यह कौन सी दो धाराओं से मिलने से बनती है, चंद्रा और भागा की दो धाराओं से मिलने से बनती है। यही कहाँ से, हिमाचल प्रदेश के केलोंग से निकलती हुई ताड़ी से आपस में मिलती है, इसलिए इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पे, हिमाचल में। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह नदी 1180 किलोमीटर बहती है। कहाँ पे, इंडिया में। ठीक है, अब हम बात करेंगे रावी सिंधु के बारे में, रावी और सिंधु के बारे में। रावी को पहले क्या बोला जाता था, पुरुषणी अथवा इंद्रावती, पुरुषणी अथवा इंद्रावती, इरावती। क्या बोला जाता था, पुरुषणी अथवा इरावती। यह मध्य प्रदेश के कुल्लू की पहाड़ियाँ, कुल्लू मनाली सुना होगा ना पहाड़ी, वहाँ से रोहतांग दर्रे से, रोहतांग पास मनाली को जोड़ता है, कुल्लू से मनाली को जोड़ता है। राज्य से चंबा घाटी से बहती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करके सराय सिंधु के निकट चिनाब में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है, चिनाब में। और चिनाब के अंदर एक और नदी मिलती है, कौन सी, झेलम। ठीक है, इससे मिलने से पहले नदी पीर पंजाल को दक्षिणी पूर्व भाग से धौलावीर के बीच प्रदेश से प्रभावित होती है। अब हम बात करेंगे व्यास के बारे में। हम बात करेंगे व्यास को पहले क्या बोलते थे, विपाशा। क्या बोलते थे, विपाशा। तो हम बात कर रहे हैं विपाशा के बारे में। तो विपाशा किसे बोलते थे, विपाशा या अर्गी। जो व्यास नदी है ये हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे में स्थित व्यास कुंड से निकलती है। कहाँ से निकलती है, व्यास कुंड से निकलती है। कौन, व्यास नदी। और इसकी ऊंचाई जो है सी लेवल से वो 4000 मीटर की है। कितने हैं, 4000 मीटर। 4000 मीटर। सॉरी गाइस, सॉरी 4000 मीटर। क्या है, व्यास नदी जहाँ से निकलती है, व्यास कुंड की, वो सी लेवल से कितना ऊपर है, 4000 मीटर है। जो साउथ की तरफ जो धौलावीर जो श्रेणियाँ हैं हमारी, वहाँ गहरा गार्ज बनाते हुए कुल्लू एवं मनाली नगर के बीच में से होकर बहती है। इसमें जो दक्षिण में कागड़ा घाटी में गुजरकर या पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है। कहाँ से, कागड़ा से होते हुए, कागड़ा के मैदान से होते हुए। इस पे क्या है, हरी के बैराज के पास, सतलुज के पास में आके मिल जाती है। कहाँ पे, अमृतसर के जनपदों से बहती हुई हरी के स्थान पर सतलुज नदी में मिल जाती है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है, 465 किलोमीटर। 465 किलोमीटर कितनी है, 465 किलोमीटर। अब हम बात करेंगे सतलुज नदी के बारे में। सतलुज नदी कहाँ से निकलती है, मानसरोवर के राक्षस ताल से निकलती है। और सी लेवल से उसकी हाइट कितनी है, 4555 मीटर। ठीक है, जहाँ से लॉन्गचेन ख्वाब के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, लॉन्गचेन ख्वाब के नाम से। भारत में प्रवेश करने से पहले 400 किलोमीटर तक सिंधु नदी के समानांतर बहती है। यह रोपड़ में एक महाखंड से निकलती हुई हिमालय की पर्वत श्रेणी में सिपकिला से बहती हुई पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है। और ये क्या है, एक पूर्ववर्ती नदी है। कौन सी नदी है, पूर्ववर्ती नदी है। यह महत्वपूर्ण सहायक नदी है क्योंकि यह भाखड़ा नांगल परियोजना यह पंजाब और हिमाचल दोनों में स्थित है। भाखड़ा नांगल परियोजना याद रखना, पंजाब और हिमाचल। आपसे कई बार ऑप्शन में पंजाब भी दे देगा, लेकिन यह स्थित दोनों में है। हमने किस चीज़ के बारे में बात की यहाँ पे,
सिंधु नदी की सिस्टम के बारे में बात की, सिंधु नदी किस तरह से बनाती है चीज़ें, उन सब चीज़ों के बारे में बात की। अब यहाँ पे एडिशनल हम बात कर लेते हैं घग्गर और सरस्वती नदी के बारे में। अब हम बात करने हैं एडिशनल नदियों के बारे में। वो कौन सी नदियाँ हैं? घग्गर और सरस्वती नदी। ये क्या है? अभी विलुप्त, सरस्वती तो विलुप्त हो चुकी है, कहा जाता है धरती के नीचे से निकलती है, बीकानेर के निकट हनुमानगढ़ में है, लुप्त हो जाती है। कहाँ पे? कौन सी नदी? घग्गर नदी। इस नदी का जो जल मार्ग है वो कितना है? 5 से 8 किलोमीटर चौड़ा है। इसका प्रमाण कहाँ मिलता है? वैदिक काल में सतलज नदी घग्गर नदी के हारका के रास्ते से होकर गुजरती थी। इसका वैदिक काल में प्रमाण मिलता है। वैदिक काल में और एक नदी का प्रमाण मिलता है, सरस्वती नदी। ये कितने वर्ष पुरानी है? मैंने बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहा, तो आप इस चीज़ को ना नोट कर सकते हो। सरस्वती नदी कितने वर्ष पुरानी है? 5000 वर्ष। कितने वर्ष? 5000 वर्ष पुरानी नदी है। कौन सी? सरस्वती नदी। तो आप लोगों को ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन कैसी लगी ज़रूर बताना मुझे। अब हम बात करेंगे हमारी गंगा नदी के बारे में, तो क्यों ना हम ये बात कल करें। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, तो अपने दोस्तों तक शेयर करें और सिंधु नदी वाले चैप्टर को अच्छे से पढ़ना, टॉपिक को। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।